वेलकम टू एबीडी क्लासेस। एबीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं सेट लेकर आ रहा हूँ। इस सेट का नाम, इसका क्यूपी कोड है 32 1/1। मैंने 1 से लेकर के 6 तक क्यूपी कोड वाले प्रश्न मैंने डाल दिए हैं प्रीवियस ईयर के, और ये सेट 1 है। ठीक है, इसका सेट क्या है? 1 है। जो भी सेट मेरे पास हैं मैं उसे डालने की पूर्णतः कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये शायद इसका लास्ट ही है ये। ठीक है, अब मेरे पास कोई क्यूपी कोड का 2023 का पेपर नहीं बचा है। ठीक है ना, सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सारे क्यूपी कोड वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 1 से लेकर 6 तक मैंने डाल भी दिए हैं। जिसे भी देखना है जाकर के देख सकता है चैनल पे। ठीक है, सभी के सभी आपको एक मिलेगा जिसमें कि लिखा हुआ सोशल साइंस का, उसी में आप लोग जाएंगे और उसमें सभी सोशल साइंस के जितने भी PYQ हैं सबके सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो बन रही हमारे साथ, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर और कोशिश करेंगे कि हम सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखें। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एलेगोरी ऑफ जर्मिनिया विथ इट्स सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें से दिए हुए में से ऑप्शन को चूज करना है, एट्रीब्यूट है और सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होगा। ओके, ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन क्या दिखाता है भाई? ये दिखाता है कि आप फ्री हो। क्या हो? आप फ्री हो, बीइंग फ्री को शो करता है। उसके बाद बिस्ट ब्रिस्ट प्लेट विथ ईगल। ब्रिस्ट प्लेट विथ ईगल ये क्या शो कर रहा है? ये आपकी ताकत को शो कर रहा है, स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है क्राउन ऑफ ओक लिप्स। क्राउन ऑफ ओक लिप्स ये क्या शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है हीरोइज्म को। किसको शो कर रहा है? ये हीरोइज्म। 1। स्वॉर्ड। स्वॉर्ड किसको शो कर रहा है? रेडीनेस टू फाइट, है ना, तैयार लड़ाई करने के लिए। ठीक है ना, तो रेडीनेस टू फाइट ये हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज टोटली करेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इन योर एक्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वाज कॉमन बिटवीन राइटिंग ऑफ B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नायकर। दोनों E.V. रामास्वामी नायकर और B.R. अम्बेडकर दोनों के एस्पेक्ट में क्या, है ना, थे, ये बताना है। ठीक है ना, क्या कॉमन थे इस बात को यहाँ पर बताना है। ठीक है, E.V. रामास्वामी, B.R. अम्बेडकर दोनों ही छोटे वर्ग के लिए, नीचे वर्ग के लिए काम करते थे। तो दोनों में लेकिन डिफरेंसेस क्या थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके, तो दोनों में सॉरी कॉमन क्या थे, कॉमन बातें क्या, डिफरेंस नहीं, कॉमन बातें क्या थी? तो दोनों ही लिखते थे राइट ऑन द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, है ना। तो कास्ट सिस्टम के बारे में ये दोनों ही लिखा करते थे, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। किसने पहले, ये तो सबको पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर टिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और आपको आंसर को सही कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कौन सी क्रोनोलॉजी पहले आती है। द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश। ओके, ब्रिटेन वुड को 1944 में लाया गया था, 1944। ठीक है, ब्रिटेन वुड कब आया? 1944 में आया था, ये याद रखना है। ठीक है, ओके, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द एक्सिस एंड एलाइड ग्रुप्स, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप जानते हो, 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, और 1945 में ख़त्म हुआ था। A car manufacturer Henry Ford adopted the assembly line method। ठीक है, तो ये सबसे पहले यही हुआ था, कार असेंबली वाला, ये वाला मैन्युफैक्चरिंग वाला, फोर्ड कंपनी वाला। तो ये पहले होगा, थर्ड का 1 पहले होगा, है ना। द वेस्टर्न इकोनॉमीज, उसके बाद कह रहा है वेस्टर्न इकोनॉमी ऑर्गेनाइज दमसेल्फ एज ए ग्रुप, द ग्रुप 77। ये तो सबसे लास्ट में बनता है, ये सबसे लास्ट में जाएगा। देखो ये हो गया, ये 1930 की बात है ये। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला जो एलाइड की बात कर रहा है ये, तो ये हो जाता है, ये सेकेंड में चला जाएगा। ठीक है ना, एक्सिस पावर, और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ओके गुड। और उसके बाद ये हो जाएगा
3 2 1 एंड नाउ नेक्स्ट 4, सबसे लास्ट में हो जाएगा 4, 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर, ठीक है। तो सबका डेट वगैरह भी इसका मतलब याद करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करना, बस थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान से देख लेना एक बार। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्रॉप है। दिस इज ए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, दूसरा सबसे अच्छा मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रॉप्स है ये, एक रबी क्रॉप्स है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, बट वहाँ पे लिखा था, ठीक है, खरीफ क्रॉप के बारे में ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। इसको इतने रेनफॉल की आवश्यकता है, कूल सीजन में होता है, तो आप लोग को पता चल गया होगा ये है क्या, गेहूँ, गेहूँ, ठीक है, वेट। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड, है ना, कहाँ पर तुंगभद्रा डैम लोकेटेड है, ठीक है, तो ये है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर सही है? तो एलुवियल सॉइल गैंगेटिक प्लेन बिल्कुल सही है, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, किस कंट्री की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, बर्थ के हिसाब से? तो यहाँ पर इसके हिसाब से अकॉर्डिंग देखें तो बांग्लादेश, यहाँ पर हम टिक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डाटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, है ना, तो डाटा के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो कौन देता है? एनएसओ देता है। डाटा जो भी निकालने का होता है, सेंसस वगैरह जो भी हो गए हैं, तो वो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा सभी डाटा को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच वन द फॉलोइंग इज ए मेजर बेनिफिट टू एमएनसी व्हेन इट वर्क ऑन जॉइंट, ये कल हमने देखा था इस क्वेश्चन को, है ना, कि क्या सबसे ज़्यादा जब एमएनसी और लोकल कंपनी मिल काम करते हैं तो बेनिफिट होता है, तो किस बेसिस पे होता है, ठीक है ना। तो प्राइस एंड एमएनसी डिसाइड ऑल पैरामीटर्स एंड प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसमें क्या आंसर होगा? एमएनसी डिसाइड करता है सारे पैरामीटर एंड प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ये आंसर होगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली यहाँ पे मैच्ड है, ये बताना है। तो फिशरमैन, ओके, प्राइमरी सेक्टर में आता है, हाँ ये तो सही है, पहला ही सही है, फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इस सबको जोड़ कर डिवाइड कर देना है, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो सबको जोड़ करके, इस क्वेश्चन में नहीं बताने वाला, जोड़ने वाला यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांता वर्क इन एन ऑफिस, शी गॉट हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा है ये, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कल हमने इस चीज़ को देखा था, इस क्वेश्चन को, इस टाइप का सेम क्वेश्चन था वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, है ना, कौन सा फॉर्मल सोर्स हो सकता है क्रेडिट का, है ना, तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ओके, 15 देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ओके अब सही है। स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से सही ऑप्शन को चूज कर लेना है, कौन सा ऐसे इसमें सही है? पावर इट डिपेंड डेमोक्रेसी, सही बात है, डेमोक्रेसी को और मजबूत करने की कोशिश करता है ये। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एमंग सोशल ग्रुप, यस बिल्कुल सही। इट इज ए वे ऑफ इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही, 1 2 3 इट्स करेक्ट। अब ये कह रहा है कि इट ब्रिंग स्ट्रगल, स्ट्रगल थोड़ी करता है यार, ये तो गलत है ना, फोर्थ वाला। अच्छा देखो, सिर्फ आप लोग को मान लो कि आप लोग को ये तीनों नहीं पता है, सोच लो ये तीनों नहीं पता है, सिर्फ आपको चौथा समझ में आया कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी जहाँ होती है सोशल स्ट्रगल तो होता नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल तो होता नहीं है। फोर काटो यहाँ, फोर कटा, फोर कटा, फोर कटा, 1 2 3 इज करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो एक काटने से भी पूरा आंसर मिल जाता है, तो ऐसे दिमाग लगा करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन है, ओके। तो कह रहा है कि इलेक्शन आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। इलेक्शन एक्सपैंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, है ना, तो इलेक्शन एक्सपैंड भी करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बिल्कुल ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 17, ओके, स्टेट लिस्ट, ओके, लिस्ट, लिस्ट को इसमें दिखाना है। डिफेंस कल ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, डिफेंस आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, पुलिस आता है, स्टेट लिस्ट में आता है ना, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर आता है, ड्यूरी लिस्ट में आता है, जो बच गया वो कंकरेंट लिस्ट में जाता है, बस मैरिज कंकरेंट लिस्ट में चला गया। तो आप लोग इसके हिसाब से मैच करा लो, 1 का क्या हो गया भाई, 1 का 2, 1 का 2 कहीं दिख रहा है क्या? 1 का 2 डी में दिख रहा है, डी का लो, ठीक,
ठीक है, डिफेंस यूनिवर्सिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है भाई। फिर से सर्चन रीजन आया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट। सही बात है, ये हुआ था ऐसा। वुमेन्स मूवमेंट एम एट इक्वलिटी इन पर्सनल। ओके, हाँ सही है, तो दोनों ही सही है, तो बोथ एंड करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर डू नॉट डील विद द फैमिली लॉ? कौन सा मैटर फैमिली लॉ है ना के हिसाब से डील नहीं होता है, ये बताना है। तो फाइनेंस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज ए कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज ए कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। कह रहे कि रोमांटिसिज्म जो था एक कल्चरल मूवमेंट का रोल प्ले कर रहा था, इसके बारे में आप बताएं। ऑप्शन देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे दो ही लिखने हैं पॉइंट, लेकिन यहाँ पे 5 पॉइंट 4 पॉइंट डाले हुए हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशन इंस्टीट्यूशन एंड मैस्टिकल फीलिंग। तो जो भी रोमांटिसिज्म जो आइडिया जो दे रहे थे, वो इन सभी चीज़ों पर फोकस कर रहे थे, इमोशन पे, इंस्टीट्यूशन पे, मिस्टिकल फीलिंग पे, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे वो फोकस ज़्यादा करते थे। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज, है ना। वो जो भी एक कलेक्टिव बिलोंगिंग को लेकर साथ चलते थे, जो हेरिटेज वगैरह थे, जो कॉमन कल्चर के पार्ट थे, उन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट कर रहा है, अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसफर जोआन गोटफ्रेड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू डिस्कवर्ड अमॉन्ग कॉमन पीपल, है ना। तो ऐसी बात उन्होंने कही थी, है ना, डोस वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, है ना। तो ये ट्रू स्पिरिट है नेशन का। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 5 वाला पॉइंट दिया हुआ है, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशन बिल्डिंग। तो ये काफ़ी नेशन बिल्डिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया उस समय, ठीक है। Explain the Frederick Choriot dream of context of democratic social republic in France during the 1848, ठीक है। तो जो इसका फ्रेडरिक शोरियो को जो वो एक पिक्चर जो दिखाया है फ्रंट पेज पे, उसके बारे में पूछ रहा है, उसका ड्रीम क्या था उसके बारे में। तो इन 1848 फ्रेडरिक शोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट था, जो कि ये याद रखना, ये ऑप्शन में आया था कि फ्रेंच कहाँ का आर्टिस्ट था, जो फ्रेंच आर्टिस्ट था ये। प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, इसने 4 प्रिंट निकाले थे, जिसमें कि विजुअलाइज किया था ए ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल, जहाँ पर कि देश क्या हो, कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो, उसकी ये ड्रीम थी। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज शोज दैट द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वोमेन, जो भी औरत हैं, आदमी हैं, सभी लोग, ऑल एज के, सभी एज के, सभी कास्ट के लोग, सभी क्लास के लोग एक साथ एक लॉन्ग, है ना, एक लॉन्ग ट्रेन मतलब एक कतार में जा रहे हैं सभी, ठीक है। और ऑफरिंग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज द पास बाई इट, होमेज दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जो कि सभी लोग वहीं से पास हो रहे हैं। मतलब ये शो कर रहा है कि सभी लोग यहाँ पे एक यूनिटी आ चुकी है, सभी लोग एक साथ चल रहे हैं। ये सारी बातों को, बहुत सारे वहाँ पे फ्लैग वगैरह दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब हर देश के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये सब ऐसा भी उसका एक ड्रीम था। पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, वहाँ पे फीमेल फिगर को दिखाया गया है, वो लिबर्टी को शो कर रही है। टॉर्च उसके हाथ में है ना, और एक राइट का उस चैटर है उसके हाथ में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। इट वाज अगेंस्ट द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, जो मोनार्की वगैरह है, इसको ख़त्म करना है, ये भी इसका सिंबल था। इंश्योरियो, क्योंकि पता था कि आप लोग को फ्रेंच में क्या था कि पूरी तरीके से सोसाइटी बटी हुई थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, है ना। तो इस तरीके से सोसाइटी बटे होने के कारण वहाँ पे ये सब चीज़ें सबको इक्वल करने की कोशिश की जा रही थी इन सभी के द्वारा, ठीक है। ओके, बहुत से पॉइंट है, आप सभी पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मेंशन टू फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की कोई दो विशेषताएं बताएं, कोई दो फीचर बताएं। पहला है कि यूज हाई डोज मॉडर्न इनपुट्स, है ना, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब आप यूज कर सकते हो। यूज होता भी है, यूज कर क्या सकते हो, यूज होता भी है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। एक सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया, एक सिंगल ही क्रॉप एक बहुत बड़े बड़े एरिया चंक ऑफ लैंड में इसको ग्रो करते हैं लोग।
प्लांटेशन हैज इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। प्लांटेशन कवर लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड, है ना, यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप यूज कर सकते हो। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल एंड कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सब के सब एक इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन एनी टू प्रोविजन दैट मेक इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। कोई ऐसी दो बातें बताओ जिस जो कि ये शो करता है कि इंडिया जो है एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है। देयर इज ए नो ऑफिशियल, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भारत का ऑफिशियल धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस, किसी भी धर्म को स्पेशलिटी नहीं देता है हमारा जो संविधान है। थर्ड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस। हमारा जो संविधान है, मैंने बताया था कि 25 से 28 आर्टिकल नंबर में बताया गया है कि आप लोग अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, उसको उसका प्रचार भी कर सकते हो आप, ठीक है, आपको ये अधिकार है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड, हमारे यहाँ कभी भी धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। सेकुलरिज्म इज एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एंड वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट इंटरवेन मैटर्स ऑफ रिलीजन ऑर्डर। ओके, तो ये सारी बातें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 24 है इमेजिन दैट यू आर द विलेज हेड। आप मान लो कि आप एक गांव के कोई मुखिया वगैरह हो, विलेज के हेड हो। सजेस्ट टू एक्टिविटी, कोई भी आप दो ऐसे आइडिया बताओ दैट यू थिंक शुड बी टेकन टू इंक्रीज द इनकम ऑफ विलेजर। विलेजर के इनकम को बढ़ाना है तो कोई दो आइडिया, तो मैंने दो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे आइडिया हैं, ठीक है। आप सभी आइडिया को देख सकते हो, ठीक है। टू डेवलप वाटर हार्वेस्टिंग, डेवलप इरिगेशन फैसिलिटी, डेवलप सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये सभी के सभी आइडिया आप कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह के आइडिया आप दे सकते हो वहाँ पे। सेक्शन सी की ओर चलते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म इन द इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की बात कर रहा है और प्रिंट कल्चर की बात कर रहा है, इसके बारे में बताना आप लोग को, ठीक है। करेक्ट, प्रिंटिंग लेड टू द इंटेंस डिबेट अराउंड रिलीजियस इशू ऑफ दैट टाइम, ठीक है ना। प्रिंट ने क्या किया, काफ़ी एक डिबेट खड़ा कर दिया था, है ना, रिलीजियस इशू को भी लेकर के। बहुत से लोगों ने धर्म पे भी बहुत सारे टिप्पणी करना शुरू कर दिया, उस पर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि गलत है, सही है, इस बात की, इन सब सारी बातों को, ठीक है। तो प्रिंट के चलते ही ये सारी बातें निकल के सामने आने लगी, है ना। डिफरेंट ग्रुप कन्फ्रंटेड द चेंजेस हैपनिंग विद इन द colonial society in different way and offered variety of new interpretation and benefit of different religion. Some criticize existing practices and campaign to for reform. बहुत सारे लोग रिफॉर्म के लिए गुहार लगा रहे थे कि ये सभी जो भी चल रही हैं हमारे समाज में चीज़ें, इसको क्या करो, सुधारो इसमें। While others contribute to argument reformers, this debate were carried out public and different, है ना। इन सभी डिबेट को लोग छापते थे कि ऐसी डिबेटें चल रही हैं और लोग उसे पढ़ा करते थे, तो लोगों को एक ज्ञान मिल रहा था और लोगों को भी सोचने की शक्ति बढ़ रही थी उस समय। प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडियाज बट दे शेप द नेचर ऑफ द डिबेट, है ना। इससे लोगों को नए नए आइडिया मिल रहे थे, जो भी समाज में चीज़ें हो रही हैं, गलत सही जो भी हो रहा है, और लोगों को एक आइडिया भी सोचने की क्षमता भी एक बढ़ रही थी कि हाँ ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ठीक है, डिबेट के जरिए। इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। बहुत सारे जो हिंदू धर्म को मानने वाले ऑर्थोडॉक्सी हैं और फिर जो ब्राह्मणिकल जो चीज़ों को मानते हैं, है ना, तो और जो इन आइडिया को नहीं फॉलो करते हैं वो सभी क्रिटिसिज्म करते हैं। ऐसी बहुत सारी आइडिया चलती हैं जो कि लोगों को एक, है ना, सभी की सभी खबरें मिलती हैं प्रिंट और कल्चर के माध्यम से। करेक्ट, इन बंगाल, ध्यान देना, इन बंगाल एज अ डिबेट डेवलप ट्रैक्ट्स ऑफ एंड न्यूज पेपर proliferated circulating with variety of arguments, है ना। I करेगा to reach the wider audience the idea of printed राम मोहन रॉय published the second संवाद कौमुदी। तो याद रखना कि राम मोहन रॉय ने क्या पब्लिश किया था, संवाद कौमुदी। कब किया था, 1821 में। एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका। तो इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ हैज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अफेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को, ठीक है। तो आते हैं आंसर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत सही है। दिस इंक्लूड ट्रांजिस्टर, सेट, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, ये सभी चीज़ हमें मिलते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है द कंटिन्यूइंग ग्रोथ
इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को सक्सेस मिला हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्योंकि देख लो पॉइंट कैसे लिखने हैं यही ध्यान देना है। ठीक है ना, ऐसे लिखोगे तो आपको इस तरीके से नंबर मिल सकते हैं आराम से। ठीक है, the question of sustainability of development raises many fundamentally new issue about the nature and process of development explained with example। ठीक है, तो पहला करेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन नेसेसिटी फॉर डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें अपने नेचर को भी कंजर्व करके रखना होगा। डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन इन एनी इकोनॉमी। डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी में सस्टेन हो सकता है ना, बाय बीइंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज के द्वारा, सच एज ग्राउंड वाटर, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से हम हर चीज़ों को सस्टेन कर सकते हैं। और भी पॉइंट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पॉइंट बहुत सारी हैं, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी थ्री फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी तीन फंक्शन को आपको बताना है। ठीक है, ओके, देखते हैं फंक्शन। पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पार्टियां अलग अलग पॉलिसी प्रोग्राम सब लॉन्च करती हैं। पार्टी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर ए कंट्री, है ना, लॉ बनाने में काफ़ी इनका अहम रोल होता है। पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी क्या करती, सरकार बनाती है और सरकार और देश को चलाने का काम करती है। पार्टी दैट लूज द इलेक्शन फ्रॉम द अपोजिशन। पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। पार्टी प्रोवाइड कॉमन मैन एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। और एनी अदर रिलेवेंट जो कि दिमाग में चल रहा है आप डाल सकते हो यहाँ पे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शन को बताना है। आरबीआई इशू करेंसी नोट्स बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये क्या करता है, करेंसी नोट वगैरह छापता है। इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, है ना, लोन वगैरह किस तरीके से देना है, कितना रेट होना है, क्या होना है, सब कुछ यही डिसाइड करता है। आरबीआई मोशन द बैंक टू मेंटेन द कैश बैलेंस। आरबीआई हमेशा कैश बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को ये फॉलो करता है ये, है ना। द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव नॉट जस्ट द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड traders but also small cultivators, small scale industry to small borrowers. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending। तो ये सारी बातें आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक विथ रिगार्ड टू मनी विच की एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, है ना, ये भी उसी से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। आप लोग सारे पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, और का क्वेश्चन है ये। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कह रहा है क्वेश्चन 30, एक्सप्लेन सॉरी एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, है ना, भारत पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है, इसका इम्प्लीकेशन बताना है। आप लोग पढ़े होंगे, काफ़ी इम्प्लीकेशन थे इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। पहला देखते हैं, पहला पॉइंट, द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि ह्यूज बढ़ गए थे डिफेंस एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा डिफेंस में खर्च हो रहे थे। और डिफेंस में खर्च ब्रिटेन कर रहा था और टैक्स लगा रहा था भारत के ऊपर। तो भारत में हैवी टैक्स लगाए जा रहे थे ताकि रेवेन्यू जनरेट हो जाए उन लोग को, है ना। और इस वजह से हमारे यहाँ हर चीज़ों के दाम वगैरह बढ़ गए थे। बात समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पे इस समय हुई थी। कस्टम ड्यूटी वेयर राइज्ड, है ना, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया, है ना। थ्रू द वॉर ईयर प्राइस इंक्रीज, है ना, सब चीज़ के दाम बढ़ गए थे। हमने बताया सारे पॉइंट, यही सब लिखा हुआ है, पॉइंट बना बना के उसको डबल हो गए, सभी सभी चीज़ों के दाम डबल हो गए थे। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपल, है ना, आम जनता को रहना मुश्किल हो गया था। और विलेजर्स को कहा गया कि आप लोग सप्लाई दो, हमें सप्लाई करो किसका, सोल्जर्स का, सोल्जर हमें दो। लेकिन सोल्जर लोग नहीं जाए तो ज़बरदस्ती लोग उनको उठा के ले जा रहे थे। इससे काफ़ी लोगों को गुस्सा भी एक जनरेट हो रहा था, है ना। इसी से क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। ठीक है, क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना, बहुत से जगहों पर क्रॉप फेल्ड भी हो गए थे। रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, है ना, बहुत जगहों पर फूड की शॉर्टेज हो गई थी इस समय। जिस वजह तो बहुत सारी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इस समय आए थे, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो ये सारी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। एनालाइज द फोल्कलोर एंड सिंबल ऑफ द रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वी आर डेवलप थ्रू द इंडियन फोकलोर एंड सिंबल्स। नेशनलिस्ट बिगेन recording folk tales sung by bards and they tour village gather folk song and legend। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट,
थर्ड कह रहा है कि इट फेल्ड दैट देयर वाज अ नीड टू प्रेजेंस ऑफ फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर ए सेंस ऑफ pride in one past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting the ballads, nursery rhymes, myths, and led to the movement of folk revival. तो ये सारे पॉइंट और भी आप दो चार पॉइंट आप देख सकते हो जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कह रहे कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर पास्ट डेवलपमेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। कह रहा है कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट, है ना। तो मतलब आसानी से क्या समझना है कि फास्ट डेवलपमेंट करना है तो हमें हमारे पास अच्छी खासी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, इसी के बारे में लिखना है कि कैसे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो हमारे डेवलपमेंट में एक रोल प्ले कर सकती है। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। आप लोग पॉइंट पढ़ो अच्छे से और आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, कह कि रेलवे हैव एन एज ओवर रेलवे, सॉरी रोडवे हैव एन एज ओवर रेलवे, ठीक है। तो रोडवे के काफ़ी एज होता है रेलवे के हिसाब से, तो बहुत सारी बातें हैं, है ना। रेलवे को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। पहली तो बात ये है ना, बहुत ज़्यादा खर्च आता है। हर डोर टू डोर रुक नहीं सकता है, लेकिन रोडवे क्या है तो डोर टू डोर रुक सकता है ना। स्टेशन पर ही रुकेगा। तो ये सारी फैसिलिटी, है ना। इसका एक समय का लिमिटेशन होता है कि समय ही आएगी, फिक्स समय पर आती है ना। लेकिन आपको रोडवे कभी भी आपके साधन मिल सकता है रोडवे पे। तो ये सारी पॉइंट आप यहाँ पे अपने हिसाब से बहुत जो भी फायदे हैं ना, आप इसको ऐड, कभी भी इमरजेंसी में आप कहीं भी रोक सकते हो, है ना। बस को ड्राइवर को बोल दिया एक बार रुकने के लिए, बस ड्राइवर रोक देगा, लेकिन उसके लिए क्या होता है इमरजेंसी अप्लाई करना पड़ता है, ब्रेक वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप उसमें, तो इसलिए एज है वहाँ पे और यहाँ पे एज नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32, देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, है ना। पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के आइडिया को लोग सपोर्ट करते हैं। आप इस बातों को अपने हिसाब से, उदाहरण के हिसाब से, है ना, इस पॉइंट को सपोर्ट करो। क्वेश्चन ये है। तो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी क्या करता है, आपको क्या करता है, फ्रीडम देता है पीपल को, है ना। गवर्नमेंट सेलेक्ट करने की आपको चांस मिलती है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। तो यहाँ पे रेगुलर और फ्री इलेक्शन होते रहते हैं। थर्ड है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप ऐड से कर दो, बहुत से पॉइंट हैं यहाँ पे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। डिग्निटी की ख्याल रखता है ये, है ना। वुमेन की ध्यान रखता है, वुमेन को रिजर्वेशन देता है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हो, ठीक है। माइनॉरिटी का ख्याल रखता है, ठीक है। डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो ये भी वही उसी के मिलते जुलते क्वेश्चन है। आप सारे पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, कितने सारे पॉइंट हैं। आप प्लीज़ इसे रीड करें अच्छे से, ताकि पॉइंट अगर बहुत सारा है, कोई भी क्वेश्चन है धरा, आप पॉइंट पे पॉइंट फेंक के जाओ, वहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है। दिमाग में पॉइंट रहेगा तो ना, तो आप बहुत से क्वेश्चन को बहुत आसानी से और मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चन को आप करके जाओगे तो, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को समझना है, क्या है ग्लोबलाइजेशन। तो एमएनसी के आने से काफ़ी ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है। एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सच एज फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक, etc। न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड, बहुत सारे नई नई जॉब क्रिएट हुई है ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन के बहुत से फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। क्योंकि हर एक देश एक दूसरे देश से मिलता है, इंटरनेशनल कंट्री से मिलता है, आपके प्रोडक्ट वहाँ बिकते हैं, आपको फॉरेन करेंसी मिलती है। अगर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, कोई बाहरी कंपनी आपके देश में आ रही है, तो आपके देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सभी के सभी पॉइंट आप लिख सकते हो। कोई बड़ी दो चार एग्जांपल दे सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनी से, एप्पल की कंपनी, सैमसंग जिसके नोएडा में बहुत बड़ा अपना प्लांट लगाया है ना। तो ये सब पॉइंट, क्योंकि अब यहाँ पे लिख सकते हो कि जब प्लांट बनाया तो अब कोरिया के थोड़ी लोग आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए, तो इंडियन ही काम करेंगे। इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा, है ना। लोग डेवलप होंगे, है ना, शिक्षा वगैरह देंगे अपने बच्चों को। इस तरीके से आप डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं।
एनालाइज द वे टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर। ग्लोबलाइजेशन फेयर हो, आप इस बातों को एनालाइज करें, ठीक है। तो आप उसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हो, है ना। ठीक है, समझ में मेरा बात, आराम से पढ़ सकते हो आप लोग, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, है ना। लेबर लॉ वगैरह सही होने चाहिए, है ना। इकोनॉमिक जोन वगैरह जो हैं उसको अच्छे से हर किसी को फेयर चांस मिलना चाहिए ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, है ना। ट्रेड पे ज़्यादा टैरिफ वगैरह ना हो, इस बातों का भी ध्यान रखना है ना। तो ऐसा डब्ल्यूटीओ कर सकता है। वर्ल्ड जो डब्ल्यूटीओ है सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्री उसको एक प्रेफरेंस न दे, बल्कि अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री को भी काफ़ी प्रेफरेंस दे, है ना। उनके भी प्रोडक्ट मार्केट अलग अलग देशों में बिकें, इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लोग किसी जगह पे पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को, है ना, छूट वगैरह मिले, ये सभी बेनिफिट, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना, अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है। ओके, सेक्शन ई में हम लोग आ चुके हैं जल्दी ही, ठीक है ना। देख सकते हो कितने आसानी से जल्दी से हम लोग आगे बढ़े हैं। कह रहा है कि हाउ वाज मार्केटिंग ऑफ गुड्स डन इन इंडिया बाय ब्रिटिश, है ना, थ्रू लेबल इमेज बाय इंडियन गॉड्स गॉडेस। आप लोग पढ़े हो ना प्रिंट कल्चर वाले क्वेश्चन, कैलेंडर्स के द्वारा कोई भी पॉइंट और ऐड कर लेना, ठीक है ना। हाउ वेयर द न्यू कंज्यूमर्स रिलेटेड थ्रू द एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनी, ये सब आपको लोगों को देख लेना है पॉइंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द मैसेज कन्वे थ्रू द एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग द ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। ये सारे के सारे पॉइंट है ना। ओके, आगे चलते हैं। ये सभी इजी क्वेश्चन है, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। चलते हैं हम लोग सेक्शन एफ की तरफ, मैप वर्क, है ना। मैप वर्क में क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। टू प्लेसेज ए एंड बी हैव बीन मार्क इन गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन इंडिया, आइडेंटिफाई देम एंड राइट द प्लेस वेयर आईएनसी हेल्ड इन सितंबर 1920, ठीक है। दूसरा है द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सोल्ड लॉ, ठीक है। बी में क्या है, इसमें हीराकुंड डैम बताना है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन बताना है, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बताना है, और पारादीप सी पोर्ट बताना है, ठीक है। चलते हैं मैप पे, ठीक है। ये रहा मैप, ठीक है, देख सकते हो दांडी, दांडी, ठीक है। तारापुर न्यूक्लियर, ठीक है। ये कलकत्ता पोर्ट देख सकते हो, यहाँ पे हीराकुंड डैम देख सकते हो, पारादीप पोर्ट देख सकते हो उड़ीसा में, ठीक है। तो ये रहा है सारा का सारा, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम लोग, और मिलते हैं आंसर के साथ, ठीक है। तो बन रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद, और बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। आई होप कि सबका 90+ आए, ठीक है। थैंक यू।